इस वीडियो में हम कक्षा 8 विज्ञान के अध्याय 4 पदार्थ धातु एवं अधातु के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। विकल्प आपको दिए गए हैं जिंक, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं उन्हें पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अभी आपको जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से केवल पहले विकल्प में धातु है जो कि जिंक है, और शेष जो 3 आपको दिए गए हैं ये अधातुएं हैं। तो प्रश्न का उत्तर होगा क जिंक। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क सभी धातुएं तन्य होती हैं। ख सभी अधातुएं तन्य होती हैं। ग सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। घ कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तन्यता का अर्थ होता है कि पदार्थ को खींचकर तार के रूप में लाना। तो आपने पढ़ा होगा कि जो धातुएं होती हैं वे तन्य होती हैं और अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। अब हमें यह देखना होगा कि क्या सभी धातुएं तन्य होती हैं। देखिए, जैसे मरकरी है जो कि कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में रहता है, हम इस धातु को तार के रूप में नहीं खींच सकते हैं। इसके अलावा कुछ और धातु हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, इनको भी तार के रूप में खींचना कठिन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क फास्फोरस बहुत ... अधातु है। तो ... की जगह आप लिखेंगे क्रियाशील, क्योंकि फास्फोरस जो है बहुत अधिक क्रियाशील अधातु है। ख धातुएं ऊष्मा और ... की ... होती हैं। तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तो रिक्त स्थान में पहले में आप लिखेंगे विद्युत और दूसरे रिक्त स्थान में आप लिखेंगे सुचालक। ग आयरन कॉपर की अपेक्षा ... अभिक्रियाशील है। तो आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए हम रिक्त स्थान में अधिक लिखेंगे। घ धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर ... गैस बनाती हैं। तो पाठ में आपने पढ़ा होगा कि जो धातुएं हैं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे हाइड्रोजन। चौथा प्रश्न है, यदि कथन सही है तो T और यदि गलत है तो कोष्ठक में F लिखिए। क सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। यह कथन असत्य है क्योंकि सामान्यतः अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो कोष्ठक में हम F लिखेंगे। दूसरा कथन हमारे पास है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। यह कथन सत्य है क्योंकि सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। तो कोष्ठक में हम T लिखेंगे। ग कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। यह कथन असत्य है, इसलिए हम कोष्ठक में F लिखेंगे। घ कोयले को खींचकर तारें प्राप्त की जा सकती हैं। कोयला एक अधातु है, अधातु को खींचकर हम तार के रूप में नहीं ला सकते हैं, इसलिए यह कथन असत्य होगा। कोष्ठक में आप F लिखेंगे। प्रश्न 5, नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है। इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर कीजिए। गुण आपको दिए गए हैं दिखावट, कठोरता, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ऊष्मा चालन, विद्युत चालन। तो सबसे पहले हम आते हैं दिखावट में। यदि आप धातु को बाहर से देखेंगे तो वे चमकीले होते हैं। तो धातु के नीचे दिखावट के सामने आप लिखेंगे धातु चमकीले होते हैं। और जो अधातु है वे कम चमकीले होते हैं यानी फीके होते हैं। तो आप अधातु के नीचे लिखेंगे ये फीके यानी डल होते हैं। दूसरा है कठोरता। तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। कुछ धातुएं आप जानते हैं कि जैसे मरकरी है द्रव अवस्था में होता है और कुछ धातुएं मुलायम होती है, लेकिन ज्यादातर धातुएं कठोर अवस्था में होती हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सामान्यतः धातुएं कठोर होते हैं।
और अधातु के नीचे हम लिखेंगे ये ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में होती हैं। तीसरा है अघात वर्धनीयता। तो अघात वर्धनीयता का मतलब होता है पदार्थ का वह गुण जिससे हम उसे पीट कर चादर के रूप में फैला सकते हैं, वह गुण अघात वर्धनीयता कहलाता है। तो यह गुण जो है धातुओं में पाया जाता है। तो धातु के नीचे लिखेंगे आप पीट कर चादर के रूप में फैलाई जा सकती हैं, और अधातु में लिखेंगे संभव नहीं है। इसी प्रकार चौथा जो गुण दिया गया है वह है तन्यता। तो तन्यता का मतलब होता है कि पदार्थ को खींचकर तार के रूप में लाना। तो सामान्यतया हम धातुओं को तार के रूप में खींच सकते हैं और अधातुओं को हम तार के रूप में नहीं खींच सकते हैं। तो धातु के नीचे आप लिखेंगे सामान्यतः धातुओं से तार बनाए जा सकते हैं, और अधातु में आप लिखेंगे इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। पांचवा आपको गुण दिया गया है ऊष्मा चालन। ऊष्मा चालन का मतलब हुआ कि पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है या कुचालक है। तो जो धातुएं होती है वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं और अधातुएं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यानी धातु में ऊष्मा का संचरण आसानी से होता है और अधातु में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है। इसी प्रकार आपको अंतिम गुण दिया गया है विद्युत चालन। तो आप जानते हैं कि धातुओं में विद्युत का जो चालन है आसानी से हो जाता है, अर्थात ये विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु जो अधातु है सामान्यतः यह विद्युत के कुचालक होते हैं। छठा प्रश्न है निम्नलिखित के कारण दीजिए। पहला हमें दिया गया है एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री के लपेटने में किया जाता है। देखिए एल्यूमिनियम जो है एक धातु है और यह अघात वर्धनीय होता है, यानी इसको हम पीटेंगे तो यह चादर के रूप में फैल जाता है। इसके अलावा जो एल्यूमिनियम है यह वायु और पानी से क्रिया नहीं करता है, इसलिए इसे जो है खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ख निमंजन छड़ यानी इमर्सन रॉड धात्विक पदार्थों की निर्मित होती है। तो बच्चों आप जानते होंगे जो इमर्सन रॉड होते हैं यानी ऐसे रॉड जिनसे आप अपना पानी गर्म करते हैं वे धातु के ही क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर बहुत आसान है। आप लिखेंगे निमंजन छड़ यानी इमर्सन रॉड पानी को गर्म करने के काम आती हैं। इसके लिए छड़ को ऊष्मा और विद्युत का चालक होना चाहिए। क्योंकि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए निमंजन छड़ें धातुओं की बनाई जाती हैं। ग है कॉपर जिंक को उसके लवणों के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है। तो जब आपने पाठ पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा कि जो कम क्रियाशील धातु है वह अपने से अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे इसका कारण यह है कि कॉपर जिंक से कम सक्रिय होता है, इसलिए वह उसे विस्थापित नहीं कर पाता है। घ सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो आप जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु होती हैं और ये जो होती है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। यदि हम इसको खुली वायु में रखेंगे तो आग लग जाएगी, ये आग पकड़ लेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ आसानी से क्रिया करते हैं। खुली वायु में रखने पर ये ऑक्सीजन से क्रिया कर तुरंत आग पकड़ लेते हैं, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न 7 क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। देखिए नींबू जो है उसमें अम्ल पाया जाता है। अम्ल जो है धातुओं से अभिक्रिया करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे नहीं। नींबू का अचार अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय पदार्थ एल्यूमिनियम पात्रों में संचित नहीं किए जाते क्योंकि अम्ल एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं जिसे खाने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। 8वां प्रश्न है नीचे दी गई सारणी के कॉलम 1 में कुछ पदार्थ दिए गए हैं, कॉलम 2 में उसके कुछ उपयोग दिए गए हैं। कॉलम 1 के पदार्थ का कॉलम 2 से सही मिलान करिए। कॉलम 1 में जो हमें पदार्थ दिए गए हैं वे हैं गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर, मरकरी। और बी में आपको दिया गया है थर्मामीटर, बिजली के तार, खाद्य सामग्री लपेटना,
आभूषण, मशीनें, ईंधन। गोल्ड आप जानते हैं इनके आभूषण बनाए जाते हैं, इसलिए गोल्ड को आप 4 आभूषण से मिलान करेंगे। आयरन यानी लोहे को हम मशीनों के निर्माण में काम में लाते हैं, तो आयरन को आप 5 मशीनें से मिलाएंगे। तीसरा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को पीटकर पतली चादरों के रूप में फैलाया जाता है, जो कि भोजन को लपेटने के काम में लाए जाते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे 3 खाद्य सामग्री लपेटना। चौथा आपको दिया गया है कार्बन। तो कार्बन एक ईंधन है, तो इसे आप 6 ईंधन से मिलान करेंगे। पांचवा आपको दिया गया है कॉपर। तो आप जानते हैं कि कॉपर से हम बिजली के तार बनाते हैं, तो इसे आप 2 बिजली के तार से मिलान करेंगे। छठा आपको दिया गया है मरकरी। तो मरकरी का उपयोग जो है थर्मामीटर में किया जाता है। थर्मामीटर के अंदर मरकरी होती है, तो मरकरी को आप 1 थर्मामीटर से मिलान करेंगे। प्रश्न 9, क्या होता है जब पहला है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसकी अभिक्रिया निम्नवत है। कॉपर के लिए आप लिखेंगे Cu और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो आप लिखेंगे Cu प्लस H2SO4 बराबर आपको मिलेगा CuSO4 प्लस H2। H2 यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का संकेत है। ख आपको दिया गया है लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बनाता है। इसका जो समीकरण है आप इस प्रकार से लिखेंगे CuSO4 प्लस Fe बराबर FeSO4 प्लस Cu। CuSO4 कॉपर सल्फेट को प्रदर्शित कर रहा है और Fe लोहे का संकेत होता है। FeSO4 आयरन सल्फेट हुआ और Cu यहाँ पर कॉपर है। 10वां प्रश्न आपको दिया गया है, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परखनली में इकट्ठा किया। क वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी। ख इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए। तो पहले हम क का उत्तर लिख लेते हैं। गैस की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सलोनी जो है लिटमस पेपर की मदद लेगी। तो आप जानते होंगे कि जो पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वे आम्लीय प्रकृति के होते हैं, और जो पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे, जब गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह गैस की आम्लीय प्रकृति का प्रमाण है। ख जब चारकोल को जलाया जाता है तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसका इक्वेशन आप इस प्रकार से देंगे C+O2 बराबर CO2। 11वां प्रश्न है, एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस आए तो उन्होंने पाया कि आभूषणों का भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं। तो देखिए, सुनार जो है आभूषण को साफ करने के लिए एक्वारिजिया नामक एक केमिकल का उपयोग करता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, सुनार आभूषण साफ करने के लिए एक्वारिजिया विलयन का उपयोग करते हैं, क्योंकि सोना इस विलयन में घुल जाता है। इसलिए रीता की माँ के आभूषणों के भार में कमी हो गई है।